अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा शरीफ तूर का लिखा हुआ खूबसूरत नावल टूटा हुआ तारा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया। तुम मेरे रिश्तों के कातिल हो, कोई चीख चीख कर कह रहा था। ना जाने आवाज कहां से आ रही थी। उनके सामने तो लक धक सहरा था, मीलों तक फैला सहरा। आग बरसाता सूरज सर पर था और तपती झुलसती रेत पांव तले थी। चौधरी हयात अली को लग रहा था कि आज रोजे कयामत है, हिसाब का दिन है। उन्हें आज अपने किए की सजा मिलने वाली है। वो चीख पुकार रहे थे अपनी सारी औलाद को, अपनी बीवी को जो बरसों पहले मनो मट्टी तले जा सोई थी, मगर कोई उनकी आवाज सुनकर नहीं आ रहा था। हत्ता के चीख चीख कर उनका हलक दुखने लगा था। भागते दौड़ते वो गिर रहे थे। गरम झुलसती रेत उनका बदन झुलसा रही थी। तुमने मुझे गंदगी का ढेर बना दिया है। तुम सिर्फ और सिर्फ कातिल हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ना जाने ये आवाजें कहां से आ रही थी। आपके चौधरी हयात अली चीख चीख कर रो रहे थे। नवाज अली, शाहजेब अली, हसन अली, वो अपने बेटों को चीख चीख कर बुला रहे थे, मगर इर्द गिर्द खून खवार आवाजों के अलावा उन आवाजों की बाज गश्त थी। वो थक हार कर तपती रेत पर गिर गए थे और तभी उन्हें लगा आसमान से कोई शोला लपका है और दरो दीवार उनकी चीखों से गूंज उठे थे। चौधरी साहिब, बख्शू हवास बागता उन्हें झंझोर रहा था। वो एकदम हड़बड़ा कर आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखने लगे। वो तो तपते आग उगलते सहरा में बरहाना पा गिरे हुए थे। तो फिर ये कौन सी जगह थी? वो खाली खाली नजरों से अपने सामने मौजूद इंसान को देख रहे थे। चौधरी साहिब, लगता है ख्वाब में डर गए हैं। ले ये पानी पिए। उसने गिलास भर कर पानी पेश किया। चौधरी साहिब को लगा उनका गला दुख रहा है, जैसे चीख चीख कर खराशें पड़ चुकी हैं। सहरा की गर्मी और तपश और आग बरसाता सूरज, उन्हें एकदम शिद्दत से प्यास का एहसास हुआ। उन्होंने एक ही सांस में पानी का गिलास खत्म किया था। वो लाशऊर से शाऊर की तरफ पलट रहे थे। उन्हें माहौल और इर्द गिर्द मौजूदा चीजों की शिनाख्त हो रही थी। वो किसी लकोदक सहरा में नहीं, एक कीमती साजो सामान से आरुस्ता और पैरस्ता कमरे में अपने जहाजी बिस्तर पर दराज थे। उनका वफादार मुलाजिम बख्शू उन्हें तशवीश बड़ी नजरों से देख रहा था। कुछ देर पहले जो वो देख रहे थे वो एक ख्वाब था, एक भयानक ख्वाब। इन भयानक ख्वाबों का सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा था, मगर पहले पहल वो डर कर चीख कर उठते नहीं थे। ये तो पिछले 3-4 सालों से उनका एहसासे नदामत गुनाह का रूप धारने के बाद अब हर लम्हे उन्हें धमकाने आ जाता था। उन्हें एक गहरी सांस ली, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। बख्शू, साथ ही नस्वानी आवाज भी थी। जी ताबिंदा बुआ। बख्शू उठकर दरवाजे तक गया था। दरवाजा खोलकर बाहर देखा, ताबिंदा बुआ चादर में मुंह छुपाए खड़ी थी। शायद चौधरी साहिब की चीखें सुनकर वो भी उठकर आ गई थी। क्या बात है, चौधरी साहिब की तबीयत तो ठीक है? बड़े शाइस्ता लबो लहजे में अपने इस मखसूस मुअद्दबाना अंदाज में वो इस्तफसार कर रही थी। बख्शू ने सर हिला दिया था। बुआ, आपको पता है वो अक्सर ख्वाब में डर जाते हैं। अभी नॉर्मल नहीं हुए, कुछ वक्त लग जाएगा। अलबत्ता ठीक है। वही मखसूस अल्फाज थे। ताबिंदा बुआ ने सर हिला दिया था। इनको नींद की गोली देकर सुला दो, और हाँ, सुबह किसी से भी जिक्र करने की जरूरत नहीं। ताबिंदा बुआ ने मखसूस हदायत से नवाजा तो बख्शू ने फौरन सर हिला दिया था। वो अच्छी तरह जानता था चौधरी साहिब नींद की गोली नहीं लेंगे।
وہ اس خواب کے بعد ہمیشہ وضو کر کے اللہ کے حضور رو رو کر گر گراتے، پتہ نہیں اپنے کن گناہوں کی معافی مانگتے رہتے تھے، اور پھر کئی ہفتے تک یہ سلسلہ چلتا تھا۔ اور پھر جب چودھری صاحب نارمل ہو کر دوبارہ زندگی کی دلچسپیوں کو محسوس کرنے لگتے تھے تو پھر یہی خواب آنے لگتا، اور پھر وہی اذیت ناک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسے اس حویلی میں کام کرتے برسوں بیت گئے تھے۔ ان گزرے سالوں میں جہاں وہ حویلی کے ہر دروازے سے واقف ہوا تھا، وہی وہ چودھری صاحب کی ذات اور تابندہ بوا کے کرداروں سے ضرور متفکر تھا۔ تابندہ بوا کون تھی؟ اسے قطعی علم نہ تھا، بس اتنا جانتا تھا کہ نواز علی اور حسن علی کو ان کے وجود سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہاں، شاہ زیب علی صاحب کو تابندہ بوا سے خصوصی لگاؤ تھا۔ تابندہ بوا انہیں بھائی صاحب کہتی تھی۔ تابندہ بوا چودھری صاحب کی حقیقی بیٹی تھی، سوتیلی یا کوئی رشتہ دار آج تک باہر کے لوگوں کو علم نہ ہو سکا تھا۔ یہ دونوں کردار خاصے پر اسرار تھے، مگر بخشو کو ان دونوں سے بہت لگاؤ اور محبت تھی۔ تابندہ بوا کو مطمئن کرنے کے بعد وہ اپنے خیالات کو جھٹکتے واپس کمرے میں لوٹا تو ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ چودھری صاحب اب جائے نماز بچھائے سجدے میں گر گراتے رو رو کر معافی مانگ رہے تھے، نہ جانے کن گناہوں کی۔ ہمیشہ کی طرح اسے چودھری صاحب کی شخصیت مزید پر اسرار لگی۔ وہ خاموشی سے جا کر اپنے فرشی بستر پر لیٹ گیا۔ چودھری صاحب کی حالت کے پیش نظر چودھری شاہ زیب علی کی خصوصی ہدایت تھی کہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہا کرے، سائے کی طرح ان کی حفاظت کرے۔ چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، میری آوارگی نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، ساتھ والے ٹیرس سے آتی دھیمے سروں میں خوبصورت الفاظ پر مشتمل آواز انا وقار احمد کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ اس کے قدم بے اختیار ٹھٹکے تھے۔ یہ غزل وقار احمد اور اس کی ماما کو بہت پسند تھی۔ 2 سال پہلے ضیاء انکل جب پاکستان آئے تھے تو ان کے کمرے میں دن رات صرف یہی غزل گونجا کرتی تھی۔ نہ جانے اس غزل میں ایسی کیا خاص بات تھی جو سارے کا سارا خاندان ہی اس کا دیوانہ تھا۔ انا وقار احمد کا تجسس ایک دم بڑا دلکش، بڑا رنگین۔ یہ شاعر کہتے ہیں، یہاں ہیں ہزاروں گھر، گھروں میں لوگ رہتے ہیں، مجھے اس شہر کی گلیوں نے بنجارہ بنا ڈالا، چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، میری آوارگی نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا۔ انا وقار نے ٹیرس کی سیڑھیوں کی طرف نگاہ ڈالی اور پھر ریلنگ کی طرف۔ ٹیرس کے ساتھ والا کمرہ گرد ولید ضیاء احمد کا نہ ہوتا تو وہ یہی سمجھتی کہ ضیاء انکل کے کمرے میں یہ ریکارڈ بج رہا ہے۔ حیرت ہے، اس غزل کے سارے دیوانے ہمارے ہی خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں۔ ٹیرس کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے وہ جلدی جلدی اترنے لگی تھی۔ میرے مالک، میرا دل کیوں تڑپتا ہے، سلگتا ہے، تیری مرضی پہ کس کا زور چلتا ہے، کسی کو گل اور کسی کو تو نے انگارہ بنا ڈالا، چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، میری آوارگی نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا۔ جلدی سے تیز قدموں سے دوسرے ٹیرس کی طرف سیڑھیاں چڑھ کر اس نے کمرے کے سامنے جا کر دم لیا تھا۔ ضیاء انکل کا یہ پورشن ان کے پورشن کے ساتھ کچھ اس طرح ملحق تھا کہ یہ دونوں پورشنز کے درمیان ہر کمرے کا ٹیرس دوسرے ٹیرس سے سیڑھیوں کی مدد سے اگر جدا تھا تو کمروں کی دیواریں اس طرح ساتھ تھی کہ دونوں پورشنز علیحدہ محسوس نہیں ہوتے تھے۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اس شخص کو پاکستان آئے صرف ہفتہ ہی ہوا تھا، مگر انا وقار احمد کو لگ رہا تھا جیسے پچھلے چند سال درمیان میں آئے ہی نہ ہوں۔ میں اس دنیا کو دیکھ کر اکثر حیران ہوتا ہوں، نہ مجھ سے بن سکا چھوٹا سا گھر،
दिन रात रोता हूँ, खुदाया तूने कैसे ये जहां सारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। रिकॉर्ड बजना बंद हो चुका था। कमरे में अब मुकम्मल खामोशी थी। उसने धीरे से दरवाजे को नॉक किया था। भारी गंभीर आवाज पर अना वकार अहमद को लगा उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई हैं। उसने आहिस्तगी से दरवाजा धकेल कर अंदर आते हुए कहा, मैं अंदर आ जाऊं? झिझकते हुए इस्तफसार किया था। वलीद जो ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था, पलटकर दरवाजे की सिमत देखा। अना वकार अहमद दहलीज पर इस्तदा थी। मोहतरमा, आप अंदर आ चुकी हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा तो चंद कदम मजीद आगे बढ़ आई थी। आप कहीं जा रहे हैं? इसे यूं नक-सक से तैयार खड़े देखकर उसने पूछा तो वो खुद पर बड़ी फरावानी से परफ्यूम करता पलटा। यस, उसने मुख्तसर कहकर परफ्यूम की शीशी टेबल पर रखी थी। लाइट पिंक कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट और टाई में अपने दराज कद समेत वो पूरे माहौल में नुमाया था। तैयारी बता रही थी कि यह खुसूसी एहतमाम किसी खुसूसी नौयत का ही था। बतौर खास ड्रेसिंग वो तो आम हुलिये में भी दिलों पर क़यामत ढाने का हुनर जानता था। आज तो और भी मेंटेन किया हुआ था खुद को। ना जाने आज क़यामत किस पर ढानी थी। अना वकार अहमद को अपने असाब खासे मुश्तिल होते हुए महसूस हुए। दिल की धड़कन मस हुई तो उसे खुद को समझाना मुश्किल लगने लगा। कोई खास मीटिंग है या? सवाल खुद ब खुद उसके लबों पर दड़ आया था। वलीद ज़िया ने मुस्कुराकर उसे देखा। उसकी तैयारी मुकम्मल थी। वो अब अपना मोबाइल और वॉलेट चेक कर रहा था। एक फ्रेंड के साथ डिनर का प्रोग्राम है। उसने कल ही अंकल ज़िया के साथ बकायदा उनका ऑफिस ज्वाइन किया था। सारी उम्र अमेरिका जैसे मुल्क में गुजार कर आने वाला शख्स एकदम दोस्ती करने लगा था। उसे ताज्जुब हुआ था। कोई नया दोस्त है? दिल में गुलबतन सवाल लबों पर आ गया था। उसने वॉलेट चेक करके पैंट की जेब में रखते उसे देखा। हल्के मैरून ढीले ढाले सरापा में खड़ी वो इस्तफसार कर रही थी। नहीं, मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा शाहजेब अली। अच्छा, मुस्तफ़ा भाई जिनका अपार्टमेंट अमेरिका में हमारे घर के सामने था, वही ना जिनसे आप और एहसन भाई की बड़ी क्लोज फ्रेंडशिप थी। उसे सब याद आता चला गया तो वलीद ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। यस, बड़ी अच्छी याददाश्त है तुम्हारी। ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है। वो आपको यहाँ कहाँ मिल गए? उसने ताज्जुब से पूछा। वो 2 साल पहले एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था। उसकी सारी फैमिली इसी शहर में रहती है। टेलीफोनिक राब्ता तो रहता ही था हमारा, बस पाकिस्तान आने के बाद पहली बार उससे मिलने जा रहा हूँ, उसने तफसीली जवाब दिया। तो अना वकार अहमद ने तफहीमी अंदाज में सर हिला दिया। तभी रोशनी दरवाजा नॉक करती अंदर आ गई थी। वो अना को देखकर ठटकी, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। वो सबुई पुप्पो कह रही थी कि चाय तैयार है, आ जाएं। उसने अना की मामा का पैगाम दिया था। वलीद ने अपनी कलाई पर घड़ी देखी। शाम के 5:30 बज रहे थे। सॉरी डियर, पुप्पो को मना कर दो। तुम्हें बताया तो था कि मेरा मुस्तफा के साथ प्रोग्राम तय है। इस वक्त मैं इधर ही जा रहा हूँ। अगर चाय पीने रुका तो लेट हो जाऊंगा। उसने सहूलत से मना किया था। रोशनी ने इस बात में सर हिला दिया। वापसी कब तक होगी? अगर बाबा पूछें तो क्या कहूँ? मैं कॉल कर दूंगा। और बाबा इस वक्त कहाँ हैं? अंकल और पुप्पो के साथ टीवी लाउंज में आपका इंतजार कर रहे हैं। सुगरा अना के कमरे में गई थी जबकि एहसन भाई भी वहां आ गए थे, इसलिए मैं आपको बुलाने आई थी। मैं बस यूं ही इधर आ निकली तो रुक गई थी। अना ने फौरन अपने रुकने की वजाहत की थी। ओके गर्ल्स, पुप्पो से माजरत कर लेना। रोशनी, मैं चलता हूँ। देर सवेर हो गई तो कार कर लूंगा। रोशनी ने सर हिला दिया। वलीद प्यार से बहन के बालों को छेड़ते कमरे से निकला तो अना ने एक गहरा सांस लिया।
परफ्यूम की महक अभी तक हवास पर छाई हुई थी। वो रोशनी के हमरा अपने पोर्शन में आ गई थी। ये न थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता। ना जाने क्या मौजू बहस था। जिया मामू की आवाज पर दोनों चौंकी थी। जिया मामू बड़े बाज़ोक इंसान थे। अक्सर औकात वो फिल बदी अशार का इस्तेमाल करते रहते थे। अना के लबों पर मुस्कुराहट मचल उठी थी। अगर और जीते रहते तो यही इंतजार होता। उसने बड़ी शरारत से मामू के अकब में जाकर शेर मुकम्मल कर दिया था। अरे हमारी टार्जन इतनी देर से कहाँ थी? वो जिया मामू की बहुत चहेती थी। उसे देखकर फौरन उसका हाथ पकड़कर अपने सामने किया था। मैं कॉलेज से आने के बाद सो गई थी, अब उठी हूँ। मामा पापा और एहसन भाई के अलावा वो खुद रोशनी और जिया मामू थे जो इस वक्त चाय पर मौजूद थे। वो मामू के साथ सोफे पर टिक गई थी जबकि रोशनी मामा के साथ जा बैठी थी। वलीद नहीं आया बेटा? सबहुई बेगम ने रोशनी को देखा। भाई का अपने किसी दोस्त के साथ बाहर डिनर का प्रोग्राम है, वो वहाँ चले गए हैं। चाय मग में उंडेलते उसने बताया तो जिया साहिब को भी जैसे एकदम याद आया। हाँ, बता रहा था मुझे कि वो आज मुस्तफा के साथ बाहर डिनर करेगा। मुस्तफा? वही जो हमारे साथ अमेरिका में था। एहसन को भी बर वक्त याद आया था। वो 2 साल पहले तो तालीम मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान आ गया था। वलीद से टेलीफोनिक राब्ता रखता था। उसे पता चला कि वलीद भी पाकिस्तान में है तो फौरन ही मुलाकात को मचल उठा। हाँ, याद रहे, मुझे भी वो लड़का बड़ा ज़हीन और लाइक लगा था। किरदार के लिहाज से भी बड़ा मजबूत था, वरना जिस तरह वो तनहा वहां रह रहा था, किसी बुराई में मुलव्वस हो जाना कौन सा मुश्किल काम है। वकार साहिब को भी वो अच्छी तरह याद था। मुझसे तो खैर उसकी कम ही बनती थी। हम दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ते बहुत थे, मगर वलीद से उसकी बहुत बनती थी। अन्ना ने रोशनी को देखा। वो भी यकीनन इस मुस्तफा नामा को सुनकर बोर हो रही थी। एहसन भाई, पापा, मामा और मामू तफसीली अंदाज में अमेरिका में गुजरे माओ साल को याद कर रहे थे। उसने चुपके से रोशनी को इशारा किया था। वो भी फौरन समझ गई थी। दोनों अपना अपना कप थामे उठ खड़ी हुई थी। कहाँ? मामा ने जरा सा गुफ्तगू से तवज्जो हटाकर दोनों को देखा। हम लॉन में जा रही हैं। अना के जवाब पर वो सर हिलाकर फिर बातों में मसरूफ हो गई तो दोनों बाहर लॉन में चली आई। तुम्हें पाकिस्तान आकर ये सब कैसा लग रहा है? साथ साथ चलते अना ने रोशनी से पूछा। बहुत अच्छा। वहाँ और यहाँ के माहौल में बहुत फर्क है अना। वो आज़ाद मुआशरा है। बाबा के साथ हमने सारी जिंदगी भले वहाँ गुजारी है। बेशक हमारी माँ वहाँ की थी, हमारी जड़ें वहाँ से ही हैं, मगर बाबा का ये मुल्क है और बाबा की वजह से ये हमें अपनी जान से प्यारा है। मैं तो यहाँ आने के लिए दिन गिन गिन कर गुजार रही थी। और वलीद? उसके दिल में मचलता सवाल लबों पर आ गया था। वलीद भाई तो मुझसे भी ज्यादा पुरजोश थे। 10 साल पहले तुम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। ऐसे में एक भरपूर फैमिली के माहौल को बहुत याद किया। बाबा ने हमारी तरबियत और परवरिश जिन खतूत पर की थी तो हम वहाँ जिंदगी नहीं गुजार सकते थे। बहरहाल लौटकर तो हमें यही आना था। रोशनी बहुत प्यारी, नाजुक और संजीदा सी लड़की थी। जिया मामू 2 साल पहले पाकिस्तान आ गए थे, जबकि वलीद और रोशनी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वतन लौटना चाहते थे। जैसे ही उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी, दोनों आ गए थे। एहसन भाई और मामा की मौजूदगी के बावजूद मैंने हमेशा तुम लोगों की कमी महसूस की है, खुसूसी तुम्हारी। मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। वहाँ के माहौल और यहाँ के माहौल में बहुत फर्क था, मगर वक्त के साथ साथ सेट होना ही पड़ा। तुम्हें बताऊं, मैंने कई साल तक किसी से भी दोस्ती ना की थी। मेरी कोई दोस्त ना थी। अब 2 साल पहले मेरी शहवार से दोस्ती हो गई है। शहवार सिकंदर अली बहुत अच्छी लड़की है। मेडिकल के पहले 2 साल बड़े बोर और टफ गुजरे थे। वो कॉलेज की नहायत ज़हीन तरीन लड़की है। तुलबा तो एक तरफ, असातिज़ा तक इसको पसंद करते हैं। वो हर दिल अजीज हस्ती है। ना जाने उसमें ऐसी कौन सी कशिश है कि मेरा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खींचता चला जाता है।
रोशनी, उसे मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है शहवार और रोशनी में कोई फर्क नहीं। शक्लो सूरत में तुमसे भले मुख्तलिफ ही सही, मगर ना जाने क्यों मुझे उसमें तुम्हारे वजूद की खुशबू आती है। लगता है बहुत ही शानदार हस्ती है वो शहवार सिकंदर साहिबा। वो बहुत अच्छी हैं। उसे देखकर उस पर रश्क करने को जी चाहता है। दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खींचता है। वाह, लगता है इस खास हस्ती से मिलना ही पड़ेगा। क्या ख्याल है, बुलाओ ना किसी दिन घर, हम भी देखते हैं ऐसी कौन सी कशिश है उस हस्ती में कि अना साहिबा को उनमें हमारी जात दिखाई देती है। यही तो प्रॉब्लम है, वो जितनी हर दिल अजीज है उतनी ही मोहतात तबीयत की मालिक है। वो किसी गांव की रहने वाली है, एजुकेशन की वजह से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रही है, कभी किसी के यहाँ नहीं जाती। मैंने कई बार उसे ऑफर की है मगर मानते ही नहीं। अना ने अब के अफसुर्दगी से बताया था। चलो कोई बात नहीं यार, जिंदा सोहबत बाकी, कभी तुम्हारे कॉलेज जाने का इत्तेफाक हुआ तो मिल भी लेंगे। रोशनी ने फौरन उसे अफसुर्दगी से निकाला था। मगर मैंने सोच रखा है कि तुम्हारी और एहसन भाई की शादी पर उसे जरूर इनवाइट करूंगी। अगर वो इनकार करेगी तो जबरदस्ती लेकर आऊंगी, चाहे मुझे उसके गांव जाकर उसकी वालदा से इजाजत ही क्यों ना लेनी पड़े। रोशनी एहसन से मंसूब थी। भड़ों में ये बात काफी अरसे से तय थी, मगर अब जब कि रोशनी एजुकेशन से फारिग थी और एहसन भी अपनी लाइफ में एस्टेब्लिश हो चुके थे, तो भड़ों की राय थी कि अब नए काम में ताखीर नहीं की जाए, जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए। वो दोनों अंधेरा गहरा हो जाने के पर भी कितनी देर तक वॉक करते इधर उधर की ढेर सारी बातें करती रही थी। वलीद ज़िया ने जैसे ही होटल के हॉल में कदम रखा था, अपनी मुतलाशी नजरों से इतराफ में निगाह डाली थी। मुस्तफा उसे सामने ही एक टेबल पर बैठा नजर आ गया था। मुस्तफा ने भी उसे देखकर हाथ हिला दिया था। वो एकदम बड़े जोश से उसकी तरफ बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा ने भी खुश दिली से उसका इस्तकबाल किया था। वालेकुम सलाम। दोनों बेइख्तियार एक दूसरे के गले लग गए थे। 2 साल बाद मिल रहे थे। बेशक आवाज का ताल्लुक बरकरार रहा था, नेट मीटिंग भी चलती रही थी, मगर 2 साल बाद रूबरू मिलने पर दोनों ही खासे जज्बाती हो गए थे। चंद पल एक दूसरे के साथ लगे रहने के बाद दोनों जुदा हुए तो वलीद ने मुस्कुराकर मुस्तफा शाहजेब अली को सर से पांव तक बगौर देखा। जबरदस्त, इन 2 सालों में बड़ी सेहत बनाई है तुमने, अमेजिंग। वलीद का दराज वजीहा सरापा एकदम नुमाया था। जवाबन मुस्तफा ने एक जबरदस्त कहका लगाया था। सेहत क्यों ना बनाता, सारी उम्र परदेश में काली चाय और स्ट्रीट ट्विस्ट पर गुजारा करते रहे हैं। यहाँ माँ की निगरानी में खालिस देसी खुराक खाने को मिलती है और तुम्हें हमारा पता तो है, फ्यूडल सिस्टम से भी लॉन्ग करता हूँ। वैसा ही दुबला पतला रहता तो खानदान भर की लुटिया डुबो देता। दोनों ने अपनी अपनी सीट संभाली थी। बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो, सवाए सेहत के। वलीद अब भी उसे बड़ी सेहत से तक रहा था। मुस्तफा फिर हंस दिया। यहाँ आते ही वार्निंग मिल गई थी मोहतरम वालिद साहिब की तरफ से कि उनके दीगर बेटों की तरह उनका नाम ना डबो। उनके तमाम ख्वाब अब मुझसे वाबस्ता हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए पुलिस फोर्स में आऊं। और तुम्हें तो पता है मैं कितना फर्मा बरदार हूँ अपने वालिदैन का। फौरन उनकी हाँ में हाँ मिलाई। अब्बा जी ने धमकी दी थी कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट में आता है तो सबसे पहले सेहत बनाऊं, लिहाजा जिम ज्वाइन करने के साथ और भी ना जाने क्या क्या जतन करने पड़े थे, तब जाकर ये बॉडी बनी है। वलीद ने मुस्कुराकर उसकी सारी बकवास सुनी थी। हाँ, इतने ही तुम अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हो। वालिद साहिब ने कहा कि पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लो और बेटा साहिब फौरन गर्दन हिलाते पीछे चल दिए। ये मस्कीनी वहाँ चलाना जहाँ कोई जानता ना हो। मौसूफ 2 साल पहले पाकिस्तान में CSS के इम्तिहान क्लियर करने का अज़म लेकर लौटे थे। चलो यूं ही सही, मुस्तफा खिलकर हंस दिया। अंकल कैसे हैं? मुस्तफा ने जिया अंकल के बारे में पूछा था। बाबा बिल्कुल ठीक ठाक A1 है,
बहुत अच्छी बात है। बड़ा याद करते थे वो पाकिस्तान को। सारी उम्र अमेरिका जैसे मुल्क में गुजार कर भी वो अंदर से वही मुहब्बे वतन इंसान रहे हैं। और रोशनी का सुनाओ, कंप्लीट हो गई उसकी भी एजुकेशन? हाँ, मेरे साथ ही आई है। बाबा और वकार अंकल चाह रहे हैं कि अब उसकी शादी कर दी जाए। देखो क्या डिसाइड करते हैं। एहसन के साथ ना? वलीद ने सर हिला दिया। एहसन का सुनाओ, वो कैसा है? 10 साल तो पहले वो बड़ा जज्बाती झगड़ालू सा लड़का था। कुछ चेंज आया या अभी भी वैसा ही है? नहीं यार, बहुत बदल गया है। वो अंकल और बाबा के साथ मिलकर सारा बिजनेस संभाला हुआ है, बल्कि मेरे लिए भी सारा ऑफिस स्टैब्लिश किया है। बहुत जिम्मेदार और हसास तबीयत का मालिक है। और रही बात जज्बातियत की, तो जज्बाती तो हर कोई होता है, किसी में कम और किसी में ज्यादा। कोई जज्बातियत को सरेंडर कर लेता है और कुछ उसके हाथों बेबस होकर सरेंडर हो जाते हैं। वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम मिलोगे तो खुद भी यकीन करने पर मजबूर हो जाओगे। वलीद ने संजीदगी से कहा तो वो हंस दिया। हाँ, जज्बाती तो हम भी थे, बल्कि बचपन नाम ही जज्बातियत का है। वक्त और मेच्योरिटी हमारे जज्बातियत को सहारा देती है। और तुम्हारी वो एक छोटी सी कजन भी थी ना, अना, एहसन की सिस्टर। अना नाम था ना उसका? कैसी है वो? वो भी ठीक है, मेडिकल के साथ 4th ईयर में है। जबरदस्त, इसका मतलब है खासी बड़ी हो गई है वो भी। जाहिर है इतने सालों का गैप है दरमियान में। जब वो पाकिस्तान लौटी थी तो रोती धोती और पोनियां बनाने वाली बिल्कुल बच्ची थी। माशाल्लाह खासी बड़ी हो गई है। वलीद की आंखों में उसका दिलकश सरापा आया तो वो मुस्कुराया। मुस्तफा ने उसे बगौर देखा। खैर है ना? मुस्तफा का अंदाज शरारती था। वलीद ने उसे घूरा। खबरदार कोई बकवास की तो। कुछ खाने को भी मंगवाने का इरादा है या सिर्फ भूखा मारने का इरादा है? उसने फौरन बात पलट दी थी। मुस्तफा उसे शरारती नजरों से देखते हंस दिया था। वेटर, उसने वेटर को आवाज लगाई थी और फिर उसे अपना मेन्यू नोट करवाने के बाद फिर से गुजरी बातों को ताजा करने लगे थे। काश मेरे बस में होता तुझसे गाफिल हो जाना, हम भी सुकून से रहते बेखबर तेरी तरह। क्लास अटेंड करने के बाद वो जैसे ही कॉरिडोर से गुजरते सीढ़ियों के पास आई, न जाने वो किस कोने से निकलकर उसके ऐन सामने आकर पहली सीढ़ी पर कदम रखकर खड़ा हो गया था। शहवार ने बर वक्त अपने कदम रोके थे, वरना तसादुम यकीनी था। ये तो सद शुक्र था कि इतराफ में कोई नहीं था। किसी ने इस बदतमीज अयाज की हरकत नहीं देखी थी, वरना सूरत लम्हों में बिगड़ती। हटो सामने से, वो फनकारी थी। उसे देखकर शहवार का बस नहीं चलता था कि या तो खुद कहीं गायब हो जाए या फिर उसे कहीं गायब कर दे। ये दोनों बातें ही नामुमकिनात में से थी। सो वो अभी तक सब्रो जबर के साथ उसे बर्दाश्त कर रही थी, मगर अब कुछ अरसे से उस शख्स की बदतमीजियां हद से तजावुज करती जा रही थी। अगर ना हटूं तो वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ था। शहवार का जब्त बुरा हाल हुआ था। मुझे मजबूर मत करो अयाज साहिब कि मैं शाहजेब अंकल से तुम्हारी शिकायत करने पर मजबूर हो जाऊं। शिकवे शिकायतों की नहीं, ये ज़र्फ की बात है। तेरे वहमो गुमान में भी हम नहीं, तू लफ्ज लफ्ज हमें याद है। दूसरी तरफ उसने तरन्नुत शेर दागा था, वो क्लिस का रह गई थी। शहवार का जी चाहा अगर इसका मुमकिन नहीं तो अपना ही सर पीट ले। बड़ी कोफत और बेचारगी से अपने सामने खड़े उस शख्स को देखा था जो उसकी बर्दाश्त को बड़ी बुरी तरह आजमा रहा था। ये आदला भाभी का भाई ना होता तो वो कब का इस सर दर्द से छुटकारा पा चुकी होती। कुछ ना भी करती, कम अज कम वो चेयरमैन साहिब तक उसकी शिकायत तो जरूर पहुंचाती। मगर मजबूरी ये थी कि ये आदला भाभी का भाई था। और आदला कौन हस्ती थी? इन गुजरे माओ साल में वो बहुत अच्छी तरह ना सिर्फ इस औरत को जान चुकी थी, बल्कि बहुत अच्छी तरह पहचान भी चुकी थी। शहवार ने एक नफरत भरी निगाह उस पर डालते अपने कदम वापसी की तरफ मोड़ दिए थे। अरे कहाँ चल दी। उसे खामोशी से वापस पलटते देखकर वो सरायत से उसके पीछे आया था, मगर शहवार
लबो लब जमाए खामोशी से अपने रास्ते पर चलती रही थी। सच कहती हैं आदलाबादी, तुम जैसी लड़कियां कब तक अपनी अकड़ कायम रख पाएंगी। बज़ाहिर गरूर तकब्बर से गर्दन अकड़ाते अंदर ही अंदर दौलतों पैसे पर मर मिटने वाली लड़कियां, किस चीज का गरूर है तुम्हें? 2 टके की हो तुम, चाहूं तो मैं पल में अपने कदमों में गिरा सकता हूं तुम्हें। इसे किसी भी तरह अपनी तरफ मुतवज्जा न पाकर उसने ये नया हरबा इस्तेमाल किया था। शहवार का जी चाहा कि एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे, सब लिहाजों मुरब्बत बलाए ताक रखते उसका मुंह नोच दे। शहवार की कनपटियां सुलग उठी थी। तुम? वो एकदम बिफर कर ठहरी थी, इंतहाई तैशो गजब से उसकी तरफ पलटी थे। कुछ बैत ना था कि उसका हाथ उस पर उठ भी जाता। शट अप! बड़ी मुश्किल से अपनी मुट्ठियां भींचकर वो फनकारी थी। क्या हुआ शहवार? वो इस वक्त राहदारी में जिस तरफ निकल आए थे वहां सामने ही लॉन था, जहां कई तुलबा खुशगपियों में मसरूफ थे। शहवार को एकदम अपने इर्द गिर्द माहौल का अदराक हुआ तो पलटी। अना नहायत तशवीश लिए उसे देख रही थी। वो दूर से ही अयाज को शहवार के पीछे आते देख चुकी थी, सो फौरन भागकर उस तक आई थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अयाज शहवार को पिछले कुछ अरसे से खासा तंग कर रहा था। अना ने उसे कई बार चेयरमैन साहिब से इस मसले पर बात करने का कहा था, मगर ना जाने क्यों वो हर बार टाल देती थी। मिस्टर अयाज, कोई प्रॉब्लम है आपको? शहवार को गुस्से से बेहाल होते देखकर उसने खासे तीखेपन का मुजाहिरा किया था। जवाबन अयाज ने एक कहका फिजा में उछाला था, ये तो आपकी फ्रेंड ही बता सकती हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। कई बार अर्जी उनके रूबरू पेश कर चुके हैं, मगर खैर देखते हैं कब तक ये अपनी असलियत दिखाती हैं। उसकी जुबान इतनी रकीक और गलीज थी कि शहवार गुमसुम हो गई। वो बज़ाहिर इधर उधर देखे, कोई बात कहे, कोई तल्ख जुमला अदा किए वहां से भागती हुई निकली थी। रुको शहवार! शहवार रुको तो! अना भी तेज तेज कदम उठाते हुए उसके पीछे ही थी। अना ने उसे हाल में ही जा लिया था। वो बेंच पर बैठी डेस्क पर सर रखे शायद रो रही थी। शहवार! उसने घबरा कर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने सर उठाकर देखा, वो रो नहीं रही थी, मगर जब्त की शिद्दत से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। यही हालत चेहरे की भी थी।